हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 146। और आज हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टडी करेंगे। क्लास 12th का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में से एक ही टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये इसका पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट इसके बाद बहुत जल्द रिलीज करेंगे हम। देखिए, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो, फिंगरप्रिंटिंग समझने से पहले डीएनए फिंगरप्रिंटेड से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स और कुछ प्रोसेसेस, कुछ टेक्निक्स है जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। इससे भी पहले आप हमारा वो जो वीडियो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला वो देखिएगा, क्योंकि उसी के बेस पे फिर हम आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेक्निक सीखेंगे। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पहले वो सीखते हैं हम लोग। देखिए, डीएनए टर्म्स अगर मैं तोड़ूँ तो डीएनए आपको पता ही है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पॉली मतलब होता है मल्टीपल या मैनी, मॉर्फिज्म वर्ड आया है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब इसके स्ट्रक्चर से। अब जब मैं बोलता हूँ डीएनए का स्ट्रक्चर, तो डीएनए का स्ट्रक्चर मतलब मैं बात कर रहा हूँ उसके सीक्वेंस की। डीएनए का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ATGC CGTA। तो ये जितना भी नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है वही डीएनए का सीक्वेंस कहलाता है। तो उसी स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात हो रही है। यानी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये हो गया कि लोगों के अंदर जो 2-3 लोगों के बीच में जो डीएनए होता है, उन डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें पॉली यानी कि मैनी यानी कि मल्टीपल मॉर्फोलॉजी शो करता है। यानी कभी भी किसी दो इंडिविजुअल्स का जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकता, डीएनए में डिफरेंसेस रहेंगे। उसी को हम कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि अगर हम बात करें डीएनए सीक्वेंस की, तो इसका मतलब हम क्लियर कहाँ पे पहुँच गए, वेरिएशन हम स्टडी करें जेनेटिक लेवल पे। डीएनए इज अपना जेनेटिक मटेरियल। तो जो अगर डीएनए में अगर वेरिएशन की स्टडी कर रहे हो, मतलब आप सीधा सीधा जेनेटिक लेवल पे वेरिएशंस की बात कर रहे हो। अब ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है कि ऐसा क्यों होता है कि दो इंडिविजुअल्स का डीएनए मैच नहीं करता, तो जो उसका सबसे बेसिक कॉज की अगर मैं बात करूँ तो वो है म्यूटेशन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार ये समझिए, किसी का डीएनए का स्ट्रक्चर या डीएनए का कुछ ऐसा सीक्वेंस है। अब एक म्यूटेशन होने की वजह से ये सीक्वेंस अब यहाँ पर चेंज हो गया। अब आप अगर नोटिस करेंगे कि ये चेंज कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए आप जो 5th नाइट्रोजनस बेस है उसको देखो। पहले ये था थाइमिन, अब ये हो चुका है साइटोसिन, यानी कि टी की जगह आ गया सी। तो दिस इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन की वजह से ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। और अब यही म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो सकता है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा है कि होगा। वो मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कौन सा म्यूटेशन पास होगा और कौन सा म्यूटेशन पास नहीं होगा। आज का आपका होमवर्क ये है इस वीडियो को देखने के बाद में कि ये जो म्यूटेशन मैंने आपके सामने अभी शो किया है कि टी की जगह यहाँ पर सी आया है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ये बताना है कि ये कौन से टाइप का म्यूटेशन है। हमने हमारे म्यूटेशन के ऊपर पूरा सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम लोग काफ़ी पहले ही। तो आप वो सीरीज़ अच्छे से देखो, अच्छे से म्यूटेशंस के बारे में स्टडी करो, और फिर ये कौन से टाइप का म्यूटेशन है ये आपको मुझे बताना है। चलिए, म्यूटेशंस के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे, ताकि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हुआ वो हमें समझ में आएगा। देखो, म्यूटेशंस को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया मैंने, एक सोमैटिक म्यूटेशंस और एक जर्म सेल्स म्यूटेशन। अब ये सेम चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही चीज़ें एनसीईआरटी के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी सब कुछ इसी टॉपिक में लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म में। तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पर्टिकुलरली इसी चैप्टर में एक तो जेनेटिक्स, एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एक एवोल्यूशन, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं एनसीईआरटी में जिसमें एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा टफ पड़ता है स्टूडेंट्स को समझने के लिए। इसलिए एक एक टर्म को मैं यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना, तब आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सुनिएगा, म्यूटेशंस 2 तरह के, एक सोमैटिक म्यूटेशन, एक जर्म सेल म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन सोमैटिक सेल्स में होते हैं, जर्म सेल म्यूटेशन जर्म सेल्स में होते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन में कौन पास ऑन होता है, सोमैटिक या जर्म सेल? तो सोमैटिक म्यूटेशंस सोमैटिक सेल्स नेक्स्ट जनरेशन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो गैमीट्स की वजह से आती है, स्पर्म और ओवम, और ये स्पर्म और ओवम दोनों डिराइव किससे होते हैं, जर्म सेल से। यानी सोमैटिक सेल्स में होने वाले सारे के सारे म्यूटेशंस किसी भी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में नहीं पहुंच सकते, जबकि जर्म सेल्स के जो म्यूटेशंस होंगे, अब जर्म सेल से ही बनेंगी गैमीट। तो अगर जर्म सेल के डीएनए में कोई चेंज आएगा तो गैमीट के डीएनए में भी चेंज होगा और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। उसमें भी कुछ कैटेगरीज है, देखिएगा। जर्म सेल्स म्यूटेशन की मैं बात करूँ तो जर्म सेल म्यूटेशन या तो हेट्रोक्रोमाटिन में होगा या फिर यूक्रोमाटिन में होगा। अब हेट्रोक्रोमाटिन किसको कहते हैं, डीएनए का वो पार्ट जो एक्सप्रेस नहीं होता मतलब कि जो सेंट्रल डॉग्मा में पार्ट नहीं लेता, यानी कि एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं होता। अब हमें अच्छे से पता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में आते हैं वो सभी के सभी आर बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रल डॉग्मा। जब डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है,
तब जाकर सारे के सारे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो हेट्रोक्रोमाटिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, जबकि यूक्रोमाटिन डीएनए का वो पार्ट है जो अपने आप को एक्सप्रेस करके आगे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिसकंसेप्शन लेके बैठे हैं कि हेट्रोक्रोमाटिन जो होता है बॉडी में वो किसी काम का नहीं होता, यानी कि एक यूजलेस डीएनए, बट ऐसा नहीं है। हेट्रोक्रोमाटिन हैज़ गॉट इट्स ओन फंक्शंस। यूक्रोमाटिन के भी खुद के फंक्शंस हैं, बट हेट्रोक्रोमाटिन को यूजलेस डीएनए कहना गलत है। आप पूछे तो ये कह सकते हो कि हेट्रोक्रोमाटिन डीएनए का वो पार्ट है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी कि ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं शो करता। अब देखो, हेट्रोक्रोमाटिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, और हमें यह भी पता है कि किसी भी डीएनए में 98% पार्ट हेट्रोक्रोमाटिन है और केवल 2% पार्ट ही यूक्रोमाटिन है। यानी समझो, अगर हेट्रोक्रोमाटिन में किसी तरह का म्यूटेशन हो गया तो जब उस डीएनए से कोई प्रोटीन ही नहीं बन रहा, तो उसमें होने वाले म्यूटेशन से वैसे भी प्रोटीन नहीं बन रहा, तो उसमें जो म्यूटेशन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं। तो जब ऐसे म्यूटेशंस को हम कहते हैं न्यूट्रल म्यूटेशंस, जो या बॉडी में किसी तरह का हार्म भी नहीं कर रहे या बॉडी को किसी तरह का यूज़ भी नहीं आ रहा है उनका, तो उनको हम कहते हैं न्यूट्रल म्यूटेशंस। और हेट्रोक्रोमाटिन में होने वाला हर एक म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा ही होगा। जबकि यूक्रोमाटिन की मैं बात करूं तो यूक्रोमाटिन में एक तो न्यूट्रल म्यूटेशन हो सकता है जो बॉडी पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं डाल रहा, एक हो सकता है यूजफुल म्यूटेशन या बेनिफिशियल म्यूटेशन जो किसी ना किसी तरीके से बॉडी को बेनिफिट करेगा, और एक होता है हमारा हार्मफुल म्यूटेशन। अब हार्मफुल म्यूटेशन समझो एक कुछ ऐसा बदलाव आ गया आपकी बॉडी में जिसकी वजह से अब आपकी बॉडी का सेक्सुअल एबिलिटी खत्म हो गया, यानी वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अब वो जो म्यूटेशन उस इंडिविजुअल में आया, अब ये म्यूटेशन उसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करने दे रहा, तो वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं हो सकता। यानी अगर मैं बोलूँ कि एवरी यूक्रोमाटिन म्यूटेशन पासिस ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगर यूक्रोमाटिन का एक ऐसा म्यूटेशन जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को खत्म करता है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ ही नहीं सकती। लेकिन बेनिफिशियल म्यूटेशन और यूक्रोमाटिन में होने वाला न्यूट्रल म्यूटेशन जरूर नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, और हेट्रोक्रोमाटिन में होने वाला कोई भी म्यूटेशन हार्मफुल या यूजफुल हो ही नहीं सकता, वो हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। तो 3 म्यूटेशंस ही नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे, एक हेट्रोक्रोमाटिन वाले, एक यूक्रोमाटिन में न्यूट्रल वाले, और तीसरा है यूक्रोमाटिन में बेनिफिट वाले। तो ये केवल 3 म्यूटेशन ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। अब अगर हम लोग परसेंटेज देखो तो हेट्रोक्रोमाटिन कंस्टिट्यूट्स 98%, यानी अब आप सोच सकते हो कि 98% पार्ट में होने वाले म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि म्यूटेशंस का नंबर बहुत ज़्यादा है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। और यूक्रोमाटिन में भी केवल हार्मफुल म्यूटेशंस ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहे, यानी इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस विल बी पास्ड इनटू नेक्स्ट जनरेशन अगर वो जर्म सेल के म्यूटेशन हैं तो। ठीक है, अब देखिए आप समझे मेरी बात को। अब ये म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते जा रहे हैं। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें 2 इंडिविजुअल हैं, उनमें भी म्यूटेशंस हुए, फिर उनकी भी नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो उसमें पहुंचे, अब उनके अंदर भी म्यूटेशंस होंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग पूरा आज तक का देखें तो आज तक इतने म्यूटेशंस हुए होंगे जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुए होंगे, उसकी वजह से धीरे धीरे म्यूटेशंस क्या होते गए, एक्यूमुलेट होते गए, वो डीएनए में जुड़ते गए, मतलब कि इकट्ठे होते गए। इकट्ठे होते होते इन्होंने इतना ज़्यादा वेरिएबिलिटी इंक्रीज़ कर दिया, इतने ज़्यादा वेरिएशंस आ गए कि आज के टाइम पे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, यानी किसी भी 2 इंडिविजुअल का डीएनए एक जैसा मैच नहीं हो सकता। तो यही बेसिस है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इसी चीज़ को प्रिंसिपल मानते हुए 2 इंडिविजुअल्स का डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन सा कितना किसके साथ में मैच कर रहा है। तो यस, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी प्रिंसिपल पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टिका हुआ है। अब मैं कुछ एनसीईआरटी की लाइंस आपके लिए लेके आया हूँ जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, सुनिएगा। कि देखिए, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इट कैन बी अ चेंज इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड और कैन बी अ वेरी लार्ज चेंज। जो मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल दिखाया था जब मैंने म्यूटेशन एक्सप्लेन किया था अभी, तो मैंने केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ही चेंज किया था। तो ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग तरीके के हैं। किसी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ही चेंज हुआ है और किसी में चेंज बहुत बड़ा चेंज रहता है। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का जो रेंज है वो डिफाइन नहीं किया
जा सकता। ये क्वेश्चन नीट में आ भी चुका है और एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा सा लाइन है कि एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज ए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ more than one allele at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01। सबसे पहले तो 0.01 फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 in 100, यानी अगर 100 केसेस में से किसी एक केस में भी किसी भी जीन लोकस पे अगर आपको वेरिएशन दिखता है अलील में, तब आप उसको डिफाइन कर सकते हो एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। समझो, किसी भी जीन लोकस पे अगर आपको 100 में से किसी भी एक केस में अगर वेरिएशन दिख गया ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो आप उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई इनहेरिटेबल म्यूटेशन किसी भी पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी पे होने लगे तो वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहला सकता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी पॉपुलेशन में अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे कोई म्यूटेशन इनहेरिट हो रहा है तो वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का कॉज हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था वही चीज़ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस, यानी वो बात कर रहा है हेट्रोक्रोमाटिन की, कि अगर कोई वेरिएशन हेट्रोक्रोमाटिन में आया तो उसका जो ट्रांसफ़र होने का चांस है नेक्स्ट जनरेशन में वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के सीक्वेंसेस में यानी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में आने वाला वेरिएशन उसकी बॉडी पे किसी तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ही जाएगा। बस ये वही चीज़ है जो हमने थोड़ी देर पहले समझी थी। और पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एवोल्यूशन में भी और स्पीशिएशन में भी। व्हाट इज स्पीशिएशन? स्पीशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन स्पीशिएशन कहलाता है। अब देखिए, अब हमने पढ़ा है, अगर एवोल्यूशन वाला चैप्टर अच्छे से, तो हमने उसमें पढ़ा होगा कि कई बार जो एक न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस, यानी कि जब कोई बहुत बड़ा म्यूटेशन या वेरिएशंस आते हैं उसी की वजह से स्पीशिएशन होता है। और एंड व्हाट इज़ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म? ये वेरिएशन ही है। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से ही एवोल्यूशन और उसी से स्पीशिएशन भी होता है। अब एक टर्म है आपके सामने, फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस या फिर क्रिमिनलिस्टिक्स। देखो, फॉरेंसिक साइंस एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग किसी भी तरह का साइंटिफिक बेसिस को, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को यूज़ करके हम क्रिमिनल्स तक पहुंचते हैं, जिसमें किसी भी मर्डर साइट पे या किसी भी रेप साइट पे हम जाकर फिजिकल एविडेंस को तलाशते हैं, उनका कलेक्शन, एग्जामिनेशन, उनका एनालिसिस। अगर आपने मूवीज़ में या जो इस तरह के सीरियल्स आते हैं उसमें आपने ज़रूर इनके बारे में सुना रहेगा कि किस तरह से डीएनए सैंपल्स को या साइट पे किसी तरह का ब्लड, हेयर, इन सब चीज़ों को यूज़ करके किस तरह से क्रिमिनल्स तक हम पहुंचते हैं, तो वो जो साइंस है उसको हम कहते हैं फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, और बहुत अच्छा स्कोप है इस सब्जेक्ट का भी। तो अगर आप चाहें तो 12th के बाद इसमें भी बैचलर्स और मास्टर्स कर सकते हैं। गुजरात के गांधीनगर में इसका बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप इसमें बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं और इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है यहाँ पर। तो इस तरह के आपने सीन्स देखे होंगे काफ़ी मूवीज़ में कि किस तरह से वहाँ पर अगर किसी भी तरह का ह्यूमन टिश्यू मिलता है किसी भी मर्डर या रेप साइट पर, तो उसको कलेक्ट किया जाता है ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की जा सके। तो यही फॉरेंसिक साइंस है। और फॉरेंसिक साइंस मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टेक्निक्स की यहाँ पर जिसमें एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी रहता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझने से पहले एक बार मैं आपको ये जो वर्ड है फिंगरप्रिंटिंग, ये कहाँ से आया ये मैं आपको बताता हूँ। आपने ज़रूर सुना होगा किसी भी मूवीज़ वगैरह में कि जिस घर में चोरी हुई या मर्डर हुआ तो वहाँ पर जाकर जो फॉरेंसिक साइंस स्पेशलिस्ट हैं वो दरवाजे के हैंडल से या किसी सरफेस से फिंगरप्रिंट्स की तलाश करते हैं और इन फिंगरप्रिंट्स को बाद में अपने एनालिटिक्स के थ्रू वो उस पर्टिकुलर क्रिमिनल तक पहुँचते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर टेक्निक हुआ करती है फिंगरप्रिंटिंग, और इसका बेसिस भी यही है कि कोई भी दो इंसानों का फिंगरप्रिंट कभी भी मैच नहीं कर सकता, इनमें इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है। पर इसके लिए हमें एक बहुत ही एक्सपर्ट हैंड की ज़रूरत पड़ती है। बट इस फिंगरप्रिंटिंग ये जो प्रोसीजर है इसके कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो फॉरेंसिक साइंस में मुश्किल पैदा करते हैं। जैसे सबसे पहले तो कि अब लोग इतने होशियार हो गए हैं नेट पे सर्च करते करते कि अब उनको पता चल गया है कि अल्कोहल या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आते हैं जिनसे आप फिंगरप्रिंट्स को हटा सकते हो। जैसे किसी भी मर्डर साइट पे मर्डर होने के बाद में जो क्रिमिनल होता है वो जहाँ जहाँ पे उसको लगता है उसको टच हुआ होगा, उसका हाथ लगा होगा, वहाँ पे वो अल्कोहल से अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है। या फिर ग्लव्स पहन के या कोई और चीज़ से जब किसी चीज़ को हैंडल किया जाता है ताकि वो फिंगरप्रिंट्स बनने ही ना दे, तो ऐसे केसेस में ऐसा हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर कोई बड़ा क्राइम होने के बाद अगर आप चाहो तो अपना सर्जरी करके भी फिंगरप्रिंट्स को चेंज करवा सकते हो।
और प्लस इनमें मैनिपुलेशंस पॉसिबल है क्योंकि इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसे एक्सपर्ट्स को अगर पैसा खिला के या आप अपनी रिपोर्ट्स चेंज करवा सकते हो। तो इन सब ड्रॉबैक्स की वजह से हम लोग फिंगर प्रिंटिंग को हटाकर अब आ गए हैं किस पे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग। इसका भी नाम हमने फिंगर प्रिंटिंग इसलिए रखा क्योंकि फिंगरप्रिंट्स की तरह ये भी जो डीएनए का सीक्वेंस रहता है ये दो इंसानों का कभी भी सेम नहीं हो सकता, इसलिए हमने सेम ट्रेडिशनल नेम यूज़ कर लिया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जिसमें हम डीएनए सीक्वेंस पता कर लेते हैं। बेसिस क्या है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखो अगर मैं नॉर्मल फिंगर प्रिंटिंग की बात करूँ तो नॉर्मल फिंगर प्रिंटिंग में हम लोग केवल बॉडी का एक सिंगल पार्ट यानी जो हैंड के फिंगरप्रिंट्स हैं उस पर रिलाई करते हैं, जबकि मर्डर साइट पे अगर आपको कोई भी सेल मिला हो तो आप सस्पेक्ट की बॉडी का कोई भी सेल निकाल कर उससे आप मैच कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी का हर सेल का जो डीएनए सीक्वेंस है वो हमेशा सेम रहता है, इसमें वेरिएशंस नहीं है। आपका लीवर, किडनी, हैंड, ईयर, यहाँ तक कि हेयर फॉलिकल, इन सब सेल्स का जो डीएनए सीक्वेंस है वो सबका सेम रहता है। और ऑब्वियसली सेम होगा क्योंकि सारे के सारे सेल्स आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स, ये सब के सब डेवलप हुए हैं एक सिंगल जाइगोट से। तो जो आपके जाइगोट के अंदर जो डीएनए का सीक्वेंस था वही सीक्वेंस अब आपके बॉडी के सारे सेल्स का रहेगा, तो इसमें वेरिएशंस नहीं आ सकते। कोई भी आज तक ऐसा कोई सर्जिकल या कोई ऐसा मेथड नहीं बना जो आपका डीएनए का सीक्वेंस चेंज कर सके। तो जो फिंगरप्रिंटिंग में ऐसा था कि फिंगरप्रिंटिंग्स जो चेंज करवा सकते हो सर्जरी से, वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकती। और इसकी डिस्कवरी की थी डॉक्टर एलेक्स जेफरीज ने 1984 में। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि 99.9% ऑफ नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमंस इज सेम, यानी ह्यूमन बींग्स में 99.9% जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है वो सेम है। अब जब 99.9% नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस सेम है, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे पॉसिबल है कि सर जब कुछ सीक्वेंस सेम है, इतना ज़्यादा सीक्वेंस सेम है, तो आप किस बेस पे फिंगरप्रिंटिंग करोगे? तो वेरिएशन कितने में बचा? जो वेरिएशन है वो बचा केवल 0.1% में। अब ये 0.1% किस तरह से फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस बन सकता है वो सुनिएगा। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन जीनोम, उसमें करीब 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं, तो आपको ये बताना है कि कितने बेस सीक्वेंसेस में डिफरेंसेस रहेगा। तो 99.9% तो सेम है, यानी डिफरेंस है कितने में? केवल 0.1%। अब कितने बेस पेयर्स हैं? 3 × 10⁹, यानी अब आपको 0.1% ऑफ 3 × 10⁻⁹ निकालना होगा, जो करीब करीब आपके आएगा 30 लाख या 3 मिलियन, यानी आपके 30 लाख सीक्वेंसेस में वेरिएशंस हैं, 30 लाख नाइट्रोजनस बेसिस में वेरिएशंस हैं। 30 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, 30 लाख का वेरिएशन बहुत बड़ी बात होती है। अब 30 लाख का ये जो वेरिएशन है यही बेसिस बनेगा हमारे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। ठीक है, देखिए अब कुछ और कंसेप्ट है यहाँ पे कि हमें डीएनए सीक्वेंस चेक करना है। हमने एक तरफ कह दिया 99.9% सेम है, केवल डिफरेंस कितना है? 0.1% का। तो पहली बात तो यही है कि केवल क्यों ना उसी 0.1% का ही सीक्वेंस चेक किया जाए, बाकी 99.9% में अपने को क्यों पढ़ना है, क्योंकि वो सेम आने वाला है। और दूसरा, आप जो पूरा सीक्वेंस है 3 × 10⁹ बेस पेयर्स का जो सीक्वेंस है, आप अगर उसको स्टडी करने बैठोगे तो आपको उसमें बहुत टाइम भी लगेगा और वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो हर एक केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना अपने लिए बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस याद रखिएगा, फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, समझो, केवल हम वेरिएशंस वाला पार्ट भी देखेंगे। और वेरिएशन वाला पार्ट भी 30 लाख बहुत बड़ा होता है, वो पूरा का पूरा हम स्टडी नहीं करने वाले। धीरे धीरे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा कि हम एग्जैक्टली डीएनए का कौन सा पार्ट फिंगरप्रिंटिंग में स्टडी करते हैं। तो पूरा डीएनए सीक्वेंस निकालना थोड़ा मुश्किल और डॉन्टिंग प्रोसेस रहता है और बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए ऐसा किया नहीं जाता। इसलिए हम डीएनए के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पर ही फोकस करते हैं और उस पार्ट को हम कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में केवल और केवल हम लोग किसका सीक्वेंस निकालते हैं? रिपीटेटिव डीएनए। व्हाट इज रिपीटेटिव डीएनए, उसकी बात करूंगा। नाम क्या है? रिपीटेटिव डीएनए, यानी एक ऐसा डीएनए जिसमें सीक्वेंस रिपीट किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। तो डीएनए के कुछ जगह पे जो थोड़ा थोड़ा जो स्ट्रेच है डीएनए का, स्ट्रेच ऑफ डीएनए मतलब डीएनए का पार्ट बार बार रिपीट होता जाता है, जिसे हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। और जो खास बात आपको ध्यान रखनी है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ हेटेरोक्रोमाटिन। रिपीटेटिव डीएनए हेटेरोक्रोमाटिन का पार्ट होता है, यूक्रोमाटिन का पार्ट नहीं होता, और आपका जीनोम का एक बहुत बड़ा पार्ट ये बनाता है। अब
एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको रिपीटेटिव डीएनए बताता हूँ। ये देखिए आपके पास में एक डीएनए सीक्वेंस है। अब इस डीएनए सीक्वेंस को अच्छे से एनालाइज करो और एनालाइज करके मुझे बताओ क्या यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रेच है डीएनए का जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो एक CTGA वापस CTGA वापस CTGA और वापस CTGA, नहीं CTGA बार बार क्या हुआ, रिपीट होता जाता है। तो दिस इज रिपीटेटिव डीएनए। अब ये नंबर ऑफ रिपीट्स वेरी करते हैं, हर इंडिविजुअल में चेंज होते रहते हैं। किसका रिपीट हो रहा है वो भी चेंज होता है। किसी में CT रिपीट हो रहा है, किसी में CTG रिपीट हो रहा है, किसी में CTGA रिपीट हो रहा है, किसी में 5 बार, किसी में 10 बार, तो किसी में 15 बार। यही है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, यही बेसिस है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। एक एग्जांपल और लेता हूँ। मेरे पास ये सीक्वेंस है, काफ़ी मिलता जुलता सीक्वेंस है ऊपर वाले से। इसमें भी एक चीज़ रिपीट हो रही है। अगर आप गौर से देखोगे तो CTGAC रिपीट हो रहा है। अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में डिफरेंस बस इतना है कि ऊपर में CTGA रिपीट हो रहा है तो किसी नीचे वाले में CTGAC। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इसमें देखो आप CTGA रिपीट हो रहा है। फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में जो रिपीटिशन है वो सेम चीज़ का है, जो रिपीटिंग यूनिट है वो सेम है, यानी कि CTGA। बट डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट वाले में CTGA 4 बार रिपीट हो रहा था, थर्ड वाले में CTGA केवल 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कितना ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ यूनिट्स डिफरेंट है, यूनिट्स में नंबर ऑफ जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो डिफरेंट है। तो इन सभी की वजह से रिपीटेटिव डीएनए इज इनफ फॉर द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिएगा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेंट्रीफ्यूगेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करना पड़ेगा, और सेंट्रीफ्यूगेशन आपके साइटोलॉजी वाले चैप्टर में भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो सीखिए एक बार। सेंट्रीफ्यूगेशन वर्ड लिया मैंने फिजिक्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, यानी जब कोई भी चीज़ सर्कुलर मूवमेंट करती है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो हमेशा उस चीज़ को बाहर की तरफ मूव करवाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर बट सेंट्रीफ्यूगल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द आउटसाइड। तो सेंट्रीफ्यूगेशन उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर बेस्ड है। ये एक टेक्निक है जिसमें हम पार्टिकल्स को उसके साइज, शेप और डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट करते हैं। सिंपल सा टेक्निक है। आप तो बस इतना सा करो, कुछ मिट्टी उठाओ, ठीक है। मिट्टी में अलग अलग साइज के कंकर होंगे, ठीक है। उन सभी कंकर को किसी पर्टिकुलर जगह पे रखकर उनको घुमाओ अच्छे से। तो जब आप उनको घुमाओगे किसी एक पर्टिकुलर, जैसे किसी बेस पे रख के उसको अच्छे से घुमाओगे, तो कुछ टाइम बाद में अलग अलग साइज के जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग दूरी पर आपको मिल जाएंगे। क्यों? जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उस पर उतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। मैं पता फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आई होप जो फॉर्मूला रहता है वो mv²/r होता है। तो mv²/r इसका मतलब है कि उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज़्यादा जिस पे मास होगा वो उतना ज़्यादा बाहर की तरफ मूव करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आपने क्या किया, अलग अलग साइज के टुकड़ों को आपने सेपरेट कर लिया। तो क्यों ना कुछ ऐसा ही बायोलॉजिकल टिश्यूज़ में भी किया जा सकता है। और यही सेंट्रीफ्यूगेशन अगर डेंसिटी के बेसिस पे किया जाए तो उसे हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी डेंसिटी का ग्रेडियंट, यानी डेंसिटी में जो डिफरेंसेस है उसके बेस पे सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। एक एग्जांपल लेके मैं अगर आपको बताऊं, ये एक नॉर्मल सा सैंपल लिया है मैंने जिसके अंदर मैंने साइटोप्लाज्म डाल दिया। टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाल दिया साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म को हम लोग एक सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन में रखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल मशीन पे रखेंगे। अभी मशीन जो है उस टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है उसको रोटेट करती है, उसको मूव करती है, सर्कुलर मोशंस प्रोवाइड करती है। तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है उन ऑर्गेनल्स का अलग अलग डेंसिटी रहता है। तो वो डेंसिटी के हिसाब से वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट। तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है आपको कि पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और सारे ऑर्गेनल्स अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट हो गए। जैसे अब आप यहाँ पे वेरिएशन देखो, जो सबसे ज़्यादा डेंस है यानी कि पेरोक्सिसोम्स वो सबसे नीचे दिख रहा है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया फिर उससे ऊपर और लाइसोसोम्स उससे भी ऊपर। तो अपने डेंसिटी के हिसाब से वो बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से वो सेपरेट हो गए। तो ऐसा ही कुछ हम लोग अगर डीएनए के लिए करें तो उसको हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए। और हमने जब ये डीएनए के लिए करके देखा, ठीक है, तब हमें कुछ ऐसा पिक्चर मिला जिसमें मुझे सेंटर में तो मिला एक अच्छा खासा बैंड जिसको मैंने बोल दिया बल्क जीनोमिक डीएनए, यानी ये डीएनए का बल्क है, यानी मैक्सिमम जो पार्ट है डीएनए का उसका डेंसिटी करीब करीब यूनिफॉर्म है, इसलिए उसने एक सिंगल बैंड बना के छोड़ दिया है। लेकिन उसके ऊपर मुझे कुछ बैंड्स ऐसे दिखे, क्योंकि ये इनके ऊपर दिख रहे हैं इसलिए इनका जो डेंसिटी है वो कम है। यहाँ पे मैंने आपको स्केल शो कर रखा है, यहाँ पे ये देखिए, ये स्केल है,
ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे डेंसिटी बढ़ेगा। अब ये बैंड्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, ये डीएनए के बैंड्स हैं। ये ऊपर अलग बैंड बनाकर बैठे हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो डेंसिटी है वो बल्क डीएनए से थोड़ा सेपरेट है। अब इन बैंड्स को हमने नाम दिया, इस डीएनए को हमने नाम दिया सैटेलाइट डीएनए। जस्ट ये रीज़न है कि बिकॉज सैटेलाइट जो रहता है, किसको कहते हैं? सैटेलाइट जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूमता रहता है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। तो जो मेन बल्क डीएनए के आसपास है उसको हमने कह दिया सैटेलाइट डीएनए। अब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सैटेलाइट डीएनए और सैटेलाइट क्रोमोसोम में फ़र्क होता है। देखिएगा, सैटेलाइट क्रोमोसोम इज़ डिफरेंट, सैटेलाइट डीएनए इज़ डिफरेंट। सैटेलाइट डीएनए वो डीएनए है जो आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में मिलता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, जबकि सैटेलाइट क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम है जिसके ऊपर एक सैटेलाइट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा जो बनता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना अपने को। अब अगर हम सैटेलाइट डीएनए और बल्क डीएनए को डेंसिटी के हिसाब से कंपेयर करें तो जो मेन बैंड आया था इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, जबकि सैटेलाइट डीएनए का डेंसिटी जो है वो कम है। डेंसिटी इस तरफ इंक्रीज होती जा रही है। तो ध्यान रखना अपने को, सैटेलाइट डीएनए का जो डेंसिटी रहता है वो बल्क डीएनए से थोड़ा कम रहता है। तो वापस एनसीईआरटी की लाइंस पे चलते हैं। तो दीज रिपीटेटिव डीएनए, अभी जो सैटेलाइट डीएनए है ये एक्चुअली रिपीटेटिव डीएनए ही रहता है। अब जब हम लोग किसी भी, हमारे पास में डीएनए का सैंपल आता है और उसकी हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन ही करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे स्टडी बल्क डीएनए की करनी नहीं है, मुझे स्टडी करनी है केवल और केवल उस डीएनए की जो वेरिएशन शो कर रहा है, और वो है मेरा रिपीटेटिव डीएनए। और रिपीटेटिव डीएनए आपका सैटेलाइट डीएनए ही रहता है। इसी सैटेलाइट डीएनए में आपको रिपीटेटिव डीएनए देखने को मिलेगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करके मैं उस रिपीटेटिव डीएनए को सेपरेट कर लेता हूँ। तो दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंट पीक बोला हमने, क्यों? क्योंकि ये इन पीक्स की बात करा। यहाँ पे देखिए, ये पीक मतलब चोटी, तो मेन बैंड का अलग चोटी है और सैटेलाइट का पीक अलग रहता है। तो अलग पीक्स में आपको दिखाई देते हैं और मेरे काम के वही है। बल्क डीएनए एक मेजर पीक का फॉर्मेशन करता है और जो छोटे छोटे पीक्स हैं उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। और यही सैटेलाइट डीएनए अपना रिपीटेटिव डीएनए रहता है जिस पे मेरा पूरा फोकस होगा। अब हम टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए की बात करेंगे। सैटेलाइट डीएनए के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखो, उनका जो बेस का कंपोजिशन है, यानी कि उनमें एटी ज़्यादा है या जीसी ज़्यादा है। अब आई होप एटी, जीसी, एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, मतलब उनमें कौन से न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा है, एटी वाले या जीसी वाले। एक तो उसके बेस पे सेगमेंट का लेंथ क्या है और रिपीटेटिव यूनिट्स का नंबर। समझ में आ रहा है कि जो रिपीटिंग लेंथ है ATGCC 5 का, 80 2 का, एक तो उसका लेंथ, दूसरा रिपीटेटिव यूनिट्स कितने हैं, किसी में 3 बार रिपीट है, किसी में 4 बार रिपीट है। तो इनको बेस बनाते हुए हम सैटेलाइट डीएनए का एक अच्छा खासा क्लासिफिकेशन करते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज बनाते हैं, बट वो डिटेल में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, अपने कोर्स में नहीं है इतना ज़्यादा डिटेल में जाने के बाद। हम हायर क्लासेस में उनकी स्टडी करेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी के ने 2 नाम दे दिए, एक नाम दे दिया माइक्रो सैटेलाइट और एक नाम दे दिया मिनी सैटेलाइट। अब दोनों ही टाइप ऑफ सैटेलाइट है, लेकिन डिफरेंस है नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स का। किसमें कितनी है नहीं दिमाग लगाना अपने को ज़्यादा। नाम से मैं आपको अगर समझाना चाहूँ, देखो, मिनी का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। हम कहते हैं सूक्ष्म, कहते हैं एग्जैक्ट हिंदी में अगर। तो मिनी और माइक्रो, ज़्यादा छोटा कौन है? माइक्रो, यानी माइक्रो सैटेलाइट्स बहुत छोटे हो गए, मिनी सैटेलाइट्स थोड़े उससे कंपैरेटिवली बड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स ज़्यादा रहती है। तो बस अपने को यही जानना है कि माइक्रो सैटेलाइट्स आर स्मॉलर देन मिनी सैटेलाइट्स। अब हम बात करेंगे VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स की। सबसे पहले वर्ड उठाता हूँ टेंडम। टेंडम का मतलब होता है कि जब मैं किसी भी चीज़ को एक के बाद एक अरेंज करूँ तो उसको मैं कहता हूँ टेंडम। जैसे कि मेरे हाथ में माउस है, तो मैं बहुत सारे माउस को एक के बाद एक अगर अरेंज करूँ तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं टेंडम अरेंजमेंट। तो जो रिपीट्स पढ़ते हैं हम लोग रिपीटेटिव डीएनए में, वो भी तो एक टेंडम अरेंजमेंट ही है उनका, इसलिए हम इनको कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब ये VNTR है क्या? तो बहुत सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊँ तो VNTR इज़ अ टाइप ऑफ मिनी सैटेलाइट। है ये भी रिपीटेटिव डीएनए है, ये भी एक सैटेलाइट डीएनए, लेकिन सैटेलाइट डीएनए की भी अलग अलग क्लासेस होती है। उसमें से एक क्लास का नाम है VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, और यही VNTR है जिसकी स्टडी हम लोग करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम लोग पूरा डीएनए के सीक्वेंस निकालने की बजाय सीधा एक मिनी सैटेलाइट जिसे हम कहते हैं VNTR, उसकी हम स्टडी करते हैं। और जो नंबर ऑफ रिपीट्स है उसमें बहुत हाई डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म है। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हाई
नंबर ऑफ़ वेरिएशंस बहुत 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 ज़्यादा है इनके नंबर ऑफ़ रिपीट्स के अंदर, और उसकी वजह से जो VNTR का साइज़ है किसी में 0.1 KB तो किसी में 20 KB, डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ़ रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर हम वेरिएशन देखना चाहें तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये यूनिट रिपीट हो रही है बार बार। यहाँ पर केवल ATGG यानी कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीट है, तो यहाँ पर केवल CA का रिपीट है। समझ में आ रही चीज़? तो अब बिकॉज यहाँ पर केवल 4 सीक्वेंस यानी कि 4 नाइट्रोजनस बेस का रिपीटिशन है, इसलिए हमने इसको कह दिया माइक्रो सैटेलाइट। यहाँ पर 2 का है इसलिए हमने इसको कह दिया माइक्रो सैटेलाइट, और यहाँ पर ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लिया मिनी सैटेलाइट। तो जैसा हमने कहा था डिफरेंस है लेंथ ऑफ सेगमेंट का, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स का, तो उस बेस पे अपने माइक्रो और मिनी की क्लासिफिकेशन किया। अब एग्जैक्ट जो डिफरेंस है उसको जानने का कोई मतलब यहाँ नहीं है, आप केवल ध्यान रखिए कि ये होते क्या हैं। अगर आज की बात करूँ, जब डॉक्टर एलेक्स जेफरी ने शुरुआत की थी इसकी DNA फिंगरप्रिंटिंग की, तब वो उनका पूरा जो बेसिस था वो था VNTR। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो VNTR भी पुरानी टेक्निक हो गई, और अब हम आजकल बात करते हैं STR यानी शॉर्ट टैंडम रिपीट्स की, STR। और ये शॉर्ट टैंडम रिपीट एक तरह का माइक्रो सैटेलाइट ही होता है, यानी पहले आया था VNTR और अब आ गया है STR। और इस दुनिया में किन्हीं भी 2 लोगों का में कभी भी आपको STR हो या VNTR हो सेम नहीं मिल सकता। केवल और केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर ही सेम VNTR या STR होगा, बाकी किसी में भी सेम नहीं हो सकता। तो आपका आज का होमवर्क ये भी है, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको उस वक्त दिया था, और एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये भी है कि आपको मुझे बताना है कि 2 मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बीच में VNTR सेम क्यों होता है। और एक तरह के और ट्विंस होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो एम्ब्रियोलॉजी, डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस में VNTR सेम नहीं मिलेगा, लेकिन मोनोजाइगोटिक में मिलेगा। तो आपको मुझे उसका आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन में आकर। चलो फिर खत्म करूंगा मैं एग्जाम्पल से। देखो ये वीडियो खत्म हो चुका है यहाँ पर, अब एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन जो DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो बेसिस तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि उसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिस क्या है, लेकिन अब करते कैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग और उसके यूजेस कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, वो सारा हम पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एक क्राइम सीन पे पहुंचे हम लोग, और उस क्राइम सीन पे हमें एक छोटा सा बाल मिला। अब देखो, जब मैं हेयर की बात करूंगा तो हेयर में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हेयर का शाफ्ट, जो ब्लैक कलर का आपको दिखता है ऊपर, तो ये तो हेयर्स का शाफ्ट है। लेकिन हेयर के शाफ्ट में कभी भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होता, ये असेलुलर स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो हेयर का जो रूट है, उस रूट में एक फॉलिकल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। यहाँ देखिए आप इस स्ट्रक्चर में, केवल इस हेयर फॉलिकल के अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, हेयर के शाफ्ट में सेल प्रेजेंट नहीं होते। तो जो शाफ्ट मिलता है हमें किसी भी साइट पे, किसी भी क्राइम साइट पे, वो शाफ्ट से आप DNA फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर हेयर फॉलिकल होगा तो उससे हम सेल निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम एक क्राइम साइट पे पहुंचे जहाँ पे हमें एक हेयर विद हेयर फॉलिकल मिला, और हमने उसका VNTR स्टडी किया। और जब हमने उसका VNTR स्टडी किया तो मुझे कुछ ऐसा रिपोर्ट मिला कि उसके अंदर GT के 49 रिपीट्स हैं, ATGG के 16 रिपीट्स हैं, और 51 रिपीट्स है ATT के। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एम्स 2016 में इस बेसिस पे एक क्वेश्चन आ रखा है। वो जो क्वेश्चन हम लोग टेक्निक के बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं उठाऊँगा। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए। तो हम वहाँ पर पहुँचे, हमने वो हेयर कलेक्ट किया, DNA सैंपल लिया, और हमने ये रिपोर्ट बनाई VNTR की। अब हमारे पास में कुछ सस्पेक्ट्स है, और उन सस्पेक्ट्स का हमने DNA सैंपल कलेक्ट किया। देखो, सबसे पहले तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जो आपने हेयर फॉलिकल वहाँ से मिला है वो उसका भी हो सकता है जिसका वहाँ पर मर्डर हुआ हो। इसलिए हमने जो विक्टिम था उस विक्टिम का भी सेक्शन, जो DNA का VNTR है उसका स्टडी किया। तो हमें रिपीट्स कुछ इस तरह मिलेगी, 24 रिपीट्स हैं GT के, 16 रिपीट्स उसके, और 66 रिपीट्स इसके, जो इससे मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब कि ये विक्टिम का DNA या विक्टिम का हेयर नहीं था। अब हमारे पास में 4 से 5 से 6 सस्पेक्ट थे, हमने सबका DNA लिया, और सबका अलग अलग DNA का रिपोर्ट आई, और उसमें से एक रिपोर्ट कुछ ऐसी थी सस्पेक्ट की, तो जो एग्जैक्ट मैच कर रही थी क्राइम सीन से मिले हेयर पे। तो ये DNA फिंगरप्रिंटिंग प्रूफ कर देता है कि जो क्राइम सीन पे हेयर मिला ये उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का है, यानी वो इंडिविजुअल उस मर्डर साइट पर प्रेजेंट था। तो दिस इज हाउ DNA फिंगरप्रिंटिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन फॉरेंसिक साइंस। आई होप यू गॉट इट।
नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा आप हमारा, जिसमें हम लोग इस टेक्निक जो है कंप्लीट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आखिर की कैसे जाती है उसके बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।